नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। मैं विनीत पांडे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद की दूसरी एक्ट थी, जिसमें कि उसी की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उसमें जो कमियाँ रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, इसीलिए ये लाया गया था। तो इस वीडियो की स्पेशलिटी पहले चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आप इमेज की मदद से ये वीडियो समझते हैं, जिसमें इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उन्हें आप इमेज की सहायता से समझते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करने में मदद करती है और याद रखने में लॉन्ग लास्टिंग रहती है। नोट्स बनाने की आपको अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और अदर सोर्सेज से ही पिरोई गई यहाँ पर नोट्स आपको मिलेगी, जो कि हो सकता है वहाँ पर भी ना मिले, उससे भी ज़्यादा ही यहाँ पर नोट्स है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और आए गए हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो बायलैंग्वेज माध्यम में मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस वीडियो में आप बेसिक से हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप जो है बैकग्राउंड की मदद से समझने वाले हैं इस वीडियो को। साथ ही इस वीडियो का जो एक मास्टरपीस, मास्टर स्ट्रोक आप कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है कि लास्ट में हम इस वीडियो के 2 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं। इस वीडियो में लास्ट में 2 मिनट का हम क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती है और आप इसके बाद आपको ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपना टाइम फिर किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं और फिर आपको ये कभी भूलने भी नहीं वाला, इसीलिए आप देख कर भी कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ामिनेशन से पहले आप बस एक बार इसका अगर रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपको मैं आखिरी में जो 2 मिनट का रिवीजन करवाऊंगा उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको फिर इस एक्ट को और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उस किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आप इमेज की सहायता से पढ़ने वाले हैं और बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो ये जैसा कि नाम है इस एक्ट का, तो पिट, तो पिट नाम आया कहाँ से? विलियम पिट द यंगर। ये कौन थे? द यंगर से मतलब क्या है? विलियम पिट नाम के 2 भाई थे, एक एल्डर होंगे, एक यंगर। तो जो यंगर थे इन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है। तो ये कौन थे? ये उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था विलियम पिट। तो इन्हीं के नाम पर यह एक्ट रख दिया गया था। तो इस एक्ट में क्या था? तो व्हाट इज़ विलियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784? The Pitt's India Act 1784, also called the East India Company Act 1784, was passed by the British Parliament to correct the defects of a regulating act of 1773. ये एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए। ये एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहलाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इस एक्ट में और क्या विशेषता थी कि इस एक्ट ने भारत में पहली बार ड्यूअल कंट्रोल यानी कि दोहरी एक तरह से नियंत्रण की स्थापना की थी। दोहरी नियंत्रण की भारत में पहली बार किस एक्ट ने स्थापना की थी? इसी एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट ने। तो एंड द कंपनी विद द फाइनल अथॉरिटी रेस्टिंग विद द गवर्नमेंट, और कंपनी पर पूरी तरह से किसका अब अधिकार था? अंतिम अधिकार किसका था? सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। ये एक्ट 1858 तक कंटिन्यू रहा था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अहमियत है इस एक्ट के। द एक्ट इज़ नेम्ड आफ्टर विलियम पिट द यंगर, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, व्हेन द एक्ट वाज पास्ड। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन्हें डिस्टिंग्विश कर दिया गया था, मतलब अलग कर दिया गया था। ठीक है, अलग करने से मतलब ये है कि पहले ये दोनों एक ही के द्वारा, एक ही आधार पर किया करते थे, ये फंक्शंस हुआ करते थे। मतलब दोनों को अगर कंट्रोल करना था, दोनों फंक्शंस को अदा करना था, तो ये लोग पॉलिटिकल फंक्शंस में ही के अंतर्गत ही इसे अदा किया करते थे। लेकिन अब कमर्शियल फंक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, ताकि ये कार्य जो है थोड़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ, दक्षता के साथ की जा सके। तो इसके अलावा और क्या किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसमें पहले 4 सदस्य थे। तो उसी के अंतर्गत एक और यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स।
वन ऑफ द थ्री वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया। गवर्नर जनरल की जो परिषद की ताकत 3 सदस्य तक कम हो गई और इन तीनों में से एक भारत के ब्रिटिश क्राउन सेना के कमांडर इन चीफ होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये कमांडर इन चीफ थे उस समय के। तो कमांडर इन चीफ का मतलब बिल्कुल ब्रिटिश आर्मी का एक कोई पद होगा। तो अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, उसमें 4 सदस्य थे, उन्हें कम करके 3 सदस्य कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी। तो आपको या 2, 3, 4, 5 फिर से ऑप्शन आएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो 4 और 3 के बीच में। तो 3 आप याद रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा कम करके 3 कर दी गई थी, पहले 4 थी। इसके अलावा इसमें एक 3 सदस्यों में से एक सदस्य जो ब्रिटिश क्राउन आर्मी थी उसका एक कमांडर इन चीफ जो होता था उसे यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। अब ब्रिटिश सर ऑब्वियसली इसको स्थापना करने का ये मतलब था कि जो कंपनी के जो सैन्य मामले थे उनसे संबंधित कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद पहले से हो। तो ये इसकी मेन टारगेट था। इसके अलावा इस एक्ट में और क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर्सेस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। जैसा कि आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था आपको कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक और स्थापना कर दी गई, एक और बोर्ड की, जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इससे पहले काम था क्या कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पहले ये काम था कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी, जैसे कि रेवेन्यू हो, पॉलिटिकल हो, या और आपकी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हो। लेकिन इस बार ऐसा किया गया कि पाशा पलट दिया गया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। Thus is established a system of a double government। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया। इस प्रकार इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली स्थापित की। मतलब इस एक्ट के द्वारा ही दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की गई थी। दोहरी सरकार मतलब यही, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अब काम होगा कि वो कमर्शियल अफेयर देखेगा, यानी कि वाणिज्यिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होगा वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, यानी कि राजनीतिक मामले। ठीक है, इसके अलावा इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या ताकत दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा ताकत दी गई थी। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इसने नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन या भारत में ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक बोर्ड को सशक्त बनाया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, ताकि वो भारत में जितने भी राजस्व से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी सिविल मामले हैं, जो भी सैन्य मामले हैं, ठीक है, इन सभी को कौन देखेगा, वो देखेगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस बार थोड़ी ज़्यादा ताकत दी गई कोर्ट ऑफ कंट्रोल से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ज़्यादा। इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट थी इस एक्ट में, गवर्नर जनरल को इस बार राइट टू वीटो दे दिया गया, और यानी कि गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दे दिया गया। वीटो का अधिकार क्या होता है, मतलब किसी भी कानून को रद्द करना या किसी भी कानून को खुद से बना देना, उस पर किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं होगा या किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा। अगर गवर्नर जनरल चाहे तो इस तरह की जो अधिकार है उसका यूज़ कर सकता है। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये देखा गया कि गवर्नर जनरल जब कोई कानून बनाना चाहता है अपनी मर्ज़ी से या कोई ऐसा कार्य करना चाहता है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके लिए रोड़ा बन रही थी, उसके लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि स्पीड ब्रेकर का काम कर रही थी। मतलब कि वो कार्य एक तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं नहीं कर पा रहा था। वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उनमें ऑब्वियसली मतभेद हो सकते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ और कहे, ये लोग कुछ और कहें। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो कमांडर इन चीफ़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई, कमांडर इन चीफ़ की वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी कि इनमें गवर्नर जनरल के साथ मतभेद हो कि आप ये कमांडर इन चीफ मिलिट्री का स्पेशलिस्ट है, ये इसकी बात मानो, गवर्नर जनरल कहे नहीं मेरा बात मानो, दिक्कत हो सकती थी। और ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रॉब्लम पहले भी देखी गई थी। इसी वजह से इसी एक्ट में गवर्नर जनरल को एक ताकत दे दी गई, राइट टू वीटो।
तो जैसा कि आप इस इमेज से कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको लगता है कि राइट टू वीटो मिल चुकी है और ये सारे कार और पे इंसानों पे गाड़ियाँ चढ़ाया जा रहा है, ट्रक या टैंकर जो है चढ़ाया जा रहा है। तो अब इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। तो अब इस इमेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए सारे यूरोपियंस जो हैं, सारे राजा और सारे जो ये इम्पीरियलिस्ट हैं, ये सभी भारत के या दुनिया के कई सारे हिस्सों को पर अपना कब्ज़ा, अपना पंजा स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहता है कि thus the act was significant for the two reasons. First, company territories in India were of the first time called the British possession in India. And second, the British government was given the supreme control over the company affairs and its administration in India. इस प्रकार यह कंपनी अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण यह था कि भारत में कंपनी के क्षेत्र पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहे गए थे। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार क्या कहे गए थे, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। मतलब अब इसी एक्ट के द्वारा दो बड़े काम किए गए। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया अब पहली बार घोषित कर दिया गया, जो कंपनी की टेरिटरी थी, और जो कंपनी के अफेयर्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनमें अब सुप्रीम कंट्रोल किसका रह गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रह गया था। तो इस तरह से इस एक्ट की यही समाप्ति होती है। आपको ये जो एक्ट में जितने भी आपके फंक्शंस और जितने भी प्रोविजंस देखे वो मैंने इस टेबुलर फॉर्म में रख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन बाद में कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस बच्चे की तरह ना होकर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अब पढ़ लिया अब आराम करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप इसे आप खुद ना बनाओ, आप आगे का प्लान करो। तो आगे का प्लान ये है कि क्विक रिवीजन करते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी से आप देखते हैं कि कैसे आप इस पूरे एक्ट को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पहला जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस आप कहाँ देखा था आपने, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य, इसी एक्ट में। इस एक्ट में क्या कहता है कि जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पॉलिटिकल फंक्शन किया करती थी, उसमें से कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दो। अब इन दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट देखेगा, तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हो गए। 3 मेंबर किस में बन गए थे, 3 मेंबर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ब्रिटिश के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो थे उसमें जो पहले 4 मेंबर हुआ करते थे वो अब कम होकर 3 मेंबर हो गए थे। उनमें से एक सदस्य कौन था, कमांडर इन चीफ। एक COD और BOC से क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कौन सा कार्य किया करेंगे, जो कमर्शियल अफेयर हैं वो सारे कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे अब। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, वो पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ अ डबल गवर्नमेंट इसी के साथ ही स्थापित हो गई। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिस्टम ऑफ अ डबल गवर्नमेंट या डबल कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी, इसी एक्ट के द्वारा। सिविल एंड मिलिट्री ऑफ गवर्नमेंट और रेवेन्यूज़, इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, इसकी कंट्रोल किसे दी गई थी, तो इसकी कंट्रोल दी गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इसी एक्ट के द्वारा, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था जो भी इससे संबंधित रिपोर्ट बनाने का अधिकार, लेकिन अब वो दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। राइट टू वीटो किसको दिया गया था, कब दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा, तो इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये नाम पहले कब सुनने मिला था, इसी एक्ट के द्वारा सुनने मिला था, क्योंकि जो भारत में कंपनी की टेरिटरी थी, कंपनी ने जहाँ भी अधिकार अपना जमा लिया था, उस अधिकार क्षेत्र को अब ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया यानी कि भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहलाया जाने लगा इसी एक्ट के द्वारा पहली बार। तो इस तरह से ये इस एक्ट की यही समाप्ति होती है। तो इस वीडियो के एंड करते हैं इस कोट के द्वारा। आई डो नॉट एग्री विद वट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेप्थ योर राइट टू से इट। वोल्टेयर का कहना था कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इस जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको डिफेंड करने की, उसकी रक्षा करने के लिए मरते दम तक आपका समर्थन करूँगा। ठीक है। ये एक वोल्टेयर का कथन था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। आप अगर अपने डेली लाइफ में भी अगर आप किसी की बात से अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आप प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसे भी अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति रखने का। आप भले उसे बिल्कुल ही सहमत ना हो, आप उनकी बात सुनिए। आपको अगर नहीं पसंद आता, नहीं समझ में आता या उनसे आप बिल्कुल सहमत नहीं होते तो आप इग्नोर कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि आपका मन तो कोई बदल नहीं सकता,
आप तो अपना कार्य खुद से, अपना दिमाग तो आप ही के पास है, अपना कार्य अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे की बातों पर ना आकर लेकिन दूसरे का अधिकार तो हनन ना करें। ठीक है, तो ये इस कोट के, खूबसूरत कोट के साथ, जो कि वोल्टेयर ने लिखा था, उसके साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।